नमस्कार, स्वदेश आहार में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया। आज हम बात करेंगे आईपीओ मार्केट की। हम आईपीओ मार्केट की बात क्यों कर रहे हैं? हम आईपीओ मार्केट की बात इसलिए आज स्वदेश आहार में कर रहे हैं क्योंकि दिवाली से साल के अंत तक 17 बड़े आईपीओ आने वाले हैं और इसके अंदर एक सीधा कनेक्शन स्वदेश से है, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज इस समय पब्लिक जा रही हैं जो कि स्टार्टअप और न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज कहलाती हैं। पेटीएम, नाइका, पॉलिसी बाजार, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आप बोल सकते हैं कि हाल ही में चालू हुई हैं, छोटी पूंजी से चालू हुई हैं, प्राइवेट कैपिटल से चालू हुई हैं, मगर ये हाई ग्रोथ बिजनेसेस हैं जिसमें भारत की नींव बनने वाली है। कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि भारत को अगर $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है तो भारत की इकॉनमी में $1 ट्रिलियन का जो योगदान आएगा वह स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और इन कंज्यूमर टेक कंपनीज से आएगा। तो शेयर बाज़ार इनको लेकर के काफ़ी उत्साहित है और हाल ही में हमने देखा था कि जोमेटो का जो आईपीओ आया था, हालांकि जोमेटो हाई ग्रोथ बिजनेस है मगर लॉस मेकिंग बिजनेस है। एक हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल मूल्यांकन और वैल्यू इन्वेस्टर उसको शायद उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मगर शेयर बाज़ार में लोगों का मानना है कि जो भारत में इस दशक में बड़ी कंपनियां आएंगी वह एकदम डिफरेंशिएटेड कंपनियां आएंगी जो इस समय पब्लिक जाने वाली हैं। हालांकि आईपीओ मार्केट में एक्साइटमेंट ज़रूर है। मैं हमारे दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि आईपीओ मार्केट में जो इतना उत्साह है, सब कंपनियों में पैसा लगाने से पहले आपको उन पे रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज हाल ही में जो कुछ आईपीओज आए हैं उनके अंदर सब के सब सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो आईपीओ मार्केट में इस समय बड़ी कंपनियां जो पब्लिक जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, ये एक मैच्योरिटी का सिग्नल है, मगर फ्यूचर रिटर्न जो रहेगा वो इस पर निर्भर करेगा कि मर्चेंट बैंकर्स और प्रोमोटर्स इनको किस प्रकार से प्राइस करते हैं। मेरा मानना है क्योंकि आईपीओ मार्केट के अंदर कुछ बहुत बड़ी कंपनीज पब्लिक जा रही हैं, अगर प्रमोटर्स उनको अट्रैक्टिवली प्राइस करें तो आम निवेशकों के लिए काफ़ी पैसा बन सकता है। हालांकि आईपीओ बाज़ार के अंदर हमने एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखी थी सितंबर के महीने के अंदर। अक्टूबर थोड़ा डल महीना था, मगर नवंबर और दिसंबर में जैसा मैंने कहा 17 बड़े आईपीओ आने वाले हैं। तो शेयर बाज़ार के लिए जब उत्साह का समय आईपीओ मार्केट से और बढ़ने वाला ही है। बिल्कुल निकुंज, आपने सही कहा, आईपीओ की भरमार है, लेकिन हर आईपीओ में क्या पैसा लगाना चाहिए? विकास खेमानी ने नई लिस्टिंग और आईपीओ को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी है। कार्नेलियन एसेट एडवाइजर्स के विकास खेमानी का कहना है कि सिर्फ चुनिंदा आईपीओ ही रिटर्न के लिहाज से बेहतर साबित होंगे। इतना मैं कह सकता हूं जो अभी हो रहा है इसमें से खाली एक आप ध्यान रखिएगा कि अगले 12 महीने में मैं कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड करेंगे। आज की डेट में आईपीओ में एक फ्रेंजी बनी हुई है जहां पे इन्वेस्टर्स खाली लिस्टिंग पॉप के चक्कर में इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यूएशन का कोई लिमिट नहीं है। ऑफकोर्स काफी अच्छी अच्छी कंपनियां भी आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी अच्छी नहीं है, पर कंपनी के साथ साथ में एक वैल्यूएशन, रिस्क, रिवॉर्ड सब होता है। तो हम आज की डेट में हम तो बहुत ही सेलेक्टिव आईपीओ को स्टडी करते हैं और तैयार रहते हैं कि अगर हमको कोई कंपनी पसंद आती है और नहीं ले भी पाते हैं तो हम उस पर स्टडी करके रखेंगे, यही कंपनियां हमें बाद में मिलेगी, अच्छे भाव पे मिलेगी। तो इस समय आईपीओ के लिहाज से इतना ही कहूंगा कि आपको अपना जो रिस्क एंटे है उसको अप करना पड़ेगा, उसका आपका नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। अभी ये कि भेड़ चाल चल रही है, आईपीओ आए कोई भी भाव पे डालो, ये मुझे लगता है काफी घातक है और इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट कर सकता है। तो बहुत ही केयरफुल रहने की बात, हमारा एक नजरिया है कि हम अगर हम 20 आईपीओ देखते हैं तो उसमें से एक या दो आईपीओ में हम एक्सपोजर लेने की सोचते हैं। हमने पिछले 12 महीने में खाली 2 आईपीओ में काम किया है और वो दोनों ही आईपीओ इतने अच्छे मार्केट में वेल रिसीव्ड नहीं थे, पर हमने उसमें हमारा ऑलमोस्ट 70-80% रिटर्न बन गया 6 महीने से 12 महीने के अंदर। तो हम उस तरह के जहाँ पे फ्रेंजी नहीं है, जहाँ पे थोड़े बिजनेस मॉडल अच्छे हमको पसंद आते हैं, मैनेजमेंट टीम हमको पसंद आती है और जो वैल्यूएशन के लिहाज से हमको रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में, उस तरह की चीजें हम देखते हैं।
तो यहाँ पर अच्छा होमवर्क करके ही आपको पैसा लगाने चाहिए किसी आईपीओ में। लेकिन पॉलिसी बाजार की अगर बात करें तो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक के आईपीओ को जो है 1 नवंबर को ये आईपीओ खुलेगा और इसका जो प्राइस बैंड है वो तय हो गया है। ये प्राइस बैंड 940 से 980 रुपये प्रति शेयर का होगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए बाजार से 6017 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाने की कोशिश करेगी। और कंपनी के आईपीओ को लेकर ईटी नाउ स्वदेश ने बात की है, जिसमें कंपनी के सीईओ यशीश दहिया ने बताया कि आईपीओ से जुटाए गए पैसे का कंपनी किस तरह से इस्तेमाल करेगी। आइए आपको इस बातचीत के अंश सुनाते हैं। देखिए, हमारा टोटल आईपीओ साइज जो है वो करीब 5700 करोड़ है एंड इसमें से 3750 करोड़ जो है वो प्राइमरी है जो कंपनी में डायरेक्टली आएगा और बाकी सेकेंडरी है। जो प्राइमरी कंपोनेंट है जो कंपनी में डायरेक्टली आएगा उसमें से करीब 1500 करोड़ तो कस्टमर के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और कस्टमर को प्रोटेक्शन बिजनेस जो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता और लाने के लिए खर्च करने का प्लान है हमारा ओवर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। इसके अलावा करीब 450 करोड़ हम एक फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। हम भी अपने रिटेल स्टोर बना रहे हैं जहाँ पे जो आज कस्टमर हमसे ऑनलाइन आके खरीदता है या हमारे कॉल सेंटर से बात करता है या वीडियो चैट करता है, वो हमारे स्टोर में जाके हमारे एम्प्लॉय से बात करके भी सर्विस ले पाएगा। और उसके अलावा और 450 करोड़ है जो हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए रख रहे हैं। हमने दुबई में बिजनेस चालू किया था करीब 2 साल पहले एंड अभी अर्ली स्टेज होते हुए भी वो अच्छी तरह से ट्रैक्शन दिख रहा है वहाँ पर, तो हम उस पर भी थोड़ा सा और फोकस करना चाहेंगे और इन्वेस्ट करना चाहेंगे। चलिए, तो बात हुई है पीबी फिनटेक की, लेकिन नायका का अगर हम जिक्र करें तो नायका का आईपीओ कल से खुलने जा रहा है, लेकिन यहाँ तक का सफ़र तय करने के लिए नायका को 10 साल लग गए। कैसा रहा नायका का सफ़र, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी ब्यूटी ई कॉमर्स कंपनी नायका जो अब दलाल स्ट्रीट में एंट्री कर चुकी है। जोमैटो के बाद निवेशकों को इस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार था। आईपीओ के खुलने की तारीख 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच है। इस आईपीओ से कंपनी को करीब 5352 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। कंपनी का नाम संस्कृत के शब्द नायिका से लिया गया है। नायिका यानी एक्ट्रेस इन स्पॉटलाइट। इस यूनिकॉर्न की कहानी शुरू होती है 1 दशक पहले, जब साल 2012 में फाल्गुनी नायर ने अपने सपनों को साकार करने के लिए 18 साल की बैंक की नौकरी छोड़ दी। I changed my career path from banking to the business of beauty and stepped out to be an entrepreneur. With family savings, I started Nykaa, which I'm very proud to say that today it has changed the way beauty is consumed in India. जब नायका की शुरुआत हुई तो उस वक्त ई कॉमर्स मार्केट में उसके फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे कई बड़ी और दिग्गज कॉम्पिटिटर मौजूद थे जो हर तरह के प्रोडक्ट्स बेचते थे। और फिर नायका ने अपनी रणनीति बदली और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया। उनकी ये रणनीति कारगर रही। देखते ही देखते नायका के बिजनेस का मजबूत आधार बन गया। ऑनलाइन मार्केट में पांव जमाने के बाद नायका के ऑफलाइन लॉन्चिंग की प्लानिंग तैयार हुई। आज देश में नायका के 73 स्टोर हैं। वहीं नायका के आईपीओ आने के बाद इन स्टोर की संख्या आने वाले सालों में और भी बढ़ने की उम्मीद है। 31 मार्च 2021 तक नायका के पास फैशन के 1350 से ज्यादा ब्रांड के प्रोडक्ट थे। आज की तारीख में नायका को लाइट हाउस इंडिया फंड, टीपीजी ग्रोथ, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट जैसी बड़ी कंपनियां फंडिंग कर चुकी हैं। 2020 में नायका को $30 मिलियन का निवेश मिला और कंपनी ने 1.2 बिलियन के साथ यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री की। आलिया भट्ट और कटरीना कैफ समेत और कई हस्तियों ने नायका में इन्वेस्ट किया है। 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लगने के बाद नायका ने हाइजीनिक प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। कंपनी की मार्केटिंग टेक्निक का सबसे अहम पहलू है उनके विज्ञापन, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी प्रभावी तरीके से ब्यूटी टिप्स और फैशन टिप्स देकर दर्शकों को लुभाते हैं। इस साल जनवरी में नायका ने ग्लोबल स्टॉक लॉन्च किया। अब कस्टमर्स इंटरनेशनल ब्रांड की वैरायटी भी चुन सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार आज शुरुआती तेजी को बरकरार रखने में नाकामयाब रहा है। आखिर में सेंसेक्स 200 तो निफ्टी की बात करें तो 50 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ है। कहाँ दिखी आज ज़्यादा गिरावट और कहाँ रही तेजी, बाजार का पूरा एक्शन समझने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, आज का कारोबारी दिन कैसा रहा, बताएं। बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिला है और निफ्टी और सेंसेक्स में ऊपरी स्तरों से 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज देखने को मिली है। दबाव बनाया है आज मेटल और निजी बैंकिंग शेयरों ने। वहीं दूसरी तरफ अगर आईटी और फार्मा शेयरों की बात करें तो वहां पर खरीदारी आज देखने को मिली और कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक भी थे जहां पर की अच्छी तेजी देखी गई है। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज एशियन पेंट्स, यूपीएल, डिवीज लैब, इन्फोसिस, यहाँ पर शानदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिली। लूजिंग साइड पे बात करें तो एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स थे और इसके अलावा टाटा मोटर्स में भी आज कमजोरी हावी थी। मेटल शेयरों में आज काफी ज्यादा कमजोरी थी, कह सकते हैं मुनाफा वसूली देखने को मिली कल की तेजी के बाद, जिसमें कि वेदांता, जिंदाल स्टील, एपीएल, अपोलो, सेल यहाँ पर आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। वहीं कुछ चुनिंदा मिड कैप आईटी स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी तेजी दिखी थी। एम्फेसिस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एलएनटी टेक्पर सिस्टम, यहाँ पर अच्छी तेजी आज देखी गई है। कुछ निजी बैंक थे जहां पर क्या बिकवाली का प्रेशर हावी था। एक्सिस बैंक में आज कमजोरी थी। सिटी यूनियन बैंक, बंधन, फेडरल बैंक, ये भी कुछ ऐसे मिड कैप बैंकिंग काउंटर्स थे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से जहां पर की आज कमजोरी देखने को मिली। पूरे मार्केट राउंडअप के लिए पूजा, लेकिन सीधा जुड़ेंगे एक बार फिर से निकुंज डालमिया से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निकुंज, तो ये तो रही आज के बाजार की बात, लेकिन ये बताएं कि आपकी नज़र में अब आगे बाजार किस ओर करवट ले सकता है, कहाँ नज़र रखनी चाहिए, आपकी एनालिसिस या रीडिंग क्या कहती है? शेयर बाज़ार के लिए हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज 5 निफ्टी 50 कंपनियों के नतीजे आए हैं और कल भी काफ़ी बड़ी निफ्टी 50 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। कुछ पैटर्न्स इस समय खास उभर के आ रहे हैं। सबसे बड़ा पैटर्न तो यह है कि बैंक्स इस समय अक्रॉस द बोर्ड, बड़े बैंक्स, छोटे बैंक, प्राइवेट बैंक्स, सब बैंक्स ने एक प्रकार से इंडिकेशन दिया है दैट वर्स्ट इज़ बिहाइंड देम एंड द बेस्ट इज़ येट टू कम। बजाज फाइनेंस के सीईओ राजीव जैन ने तो एक बड़ी अच्छी तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को अपने अर्निंग कॉल्स में समझाया दैट द फैमिन हैज़ टर्न्ड इनटू फीस्ट। एक क्वार्टर पहले कोविड की वजह से उनके बिजनेस में मारा मारी थी, मगर अब हर प्रकार की ग्रोथ वापस आ रही है। तो शेयर बाज़ार में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अगर बैंक्स और बैंकों के मैनेजमेंट्स की कमेंट्री पर फोकस करें तो एक बात तो पक्की है कि इकॉनमी हर आने वाले पहलू से अब बेहतर हो रही है। चिंता का विषय यह है कि इस समय मार्जिन और महंगाई की वजह से हम देख सकते हैं कि जो कंज्यूमिंग कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी मार पड़ रही है। तो एक प्रकार का शेयर बाज़ार में पैटर्न आ रहा है जिसे हम अंग्रेजी में सेक्टोरल रोटेशन बोलते हैं। महंगे ओवर ओन्ड स्टॉक्स इस समय नीचे आ रहे हैं, सस्ते और सिक्लिकल स्टॉक्स इस समय ऊपर जा रहे हैं। बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कंज्यूमर कंपनीज नीचे आ रही हैं और आईटी के अंदर हम इस समय देख रहे हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिल रही है। मगर मेरे हिसाब से शेयर बाज़ार के अंदर 3 और बड़ी बातें हैं जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, इस समय एफआई की बिकवाली के बावजूद भी शेयर बाज़ार को भारी मार नहीं पड़ी है। इसका प्रमुख कारण है कि एक आम निवेशक, एक रिटेल इन्वेस्टर इस समय शेयर बाज़ार में आ रहा है और डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। नंबर 2, बैंक्स, जैसा मैंने जिक्र करा, अगर बैंक्स में ग्रोथ आ रही है, एनपीए अगर कम हो रहे हैं, जाहिर है इस समय इकॉनमी टर्न कर रही है। और तीसरी बात यह है कि इस समय जो सेक्टोरल चर्न हम देख रहे हैं, उस सेक्टोरल चर्न पे अगर हम फोकस करें तो बैंक्स के अंदर तेज़ी आ चुकी है, मगर मेरा इस समय मानना है कि ऑटोज़ कुड बी द नेक्स्ट फ्रंटियर जहां पर हो सकता है एक सिक्लिकल अपटर्न आए। इससे ज़्यादा ख़राब हालत ऑटो कंपनीज़ की नहीं हो सकती है। एक तरफ उन्हें कमोडिटी की मार पड़ रही है, दूसरी सेमीकंडक्टर की मार पड़ रही है। मारुति के आज आपने नतीजे देखे थे, ख़राब नतीजों के बावजूद भी मारुति का स्टॉक ऊपर गया है। तो मेरा ये मानना है दैट इस समय लाइक 15 डेज अगो, 15 दिन पहले मैंने अपने दर्शकों को बताया था दैट वॉच आउट फॉर बैंक्स, अब मैं बोलूँगा वॉच आउट फॉर ऑटोज़। शेयर बाज़ार कल की खबर पे नहीं चलता है, शेयर बाज़ार आने वाले कल पर चलता है और इस समय मेरा ये मानना है कि आने वाले कल ऑटो कंपनियों के लिए बेटर हो सकते हैं। और अगर वैसा हुआ, सेमीकंडक्टर की डिमांड आती है, अगर नेचुरल इकॉनमी में डिमांड आती है, अगर कमोडिटी प्राइसेस नीचे जाते हैं, तो हो सकता है कि ऑटो कंपनीज़ में जो प्रेशर है वह थोड़ा सा कम हो जाए।
बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए निकुंज। लेकिन यहाँ पर ऑटो कंपनी की तो बात हुई, लेकिन एक खास कंपनी के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर लाल पैथ। डॉक्टर लाल पैथ आज फोकस में रही और कंपनी ने कल अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। साथ ही कंपनी मुंबई की एक कंपनी सबर्बन डायग्नोस्टिक को 925 करोड़ रुपए में खरीदने भी वाली है। नतीजे और इस डील पर हमने कंपनी के CEO वेद गोयल से खास बातचीत की है। क्या कहना है उनका, सुनाते हैं आपको। हमने बोला कई बारी कि हम दो तरह से उसको डील करेंगे। एक तो हमारी ऑर्गेनिक, जो कि हम अपना एक्सपेंशन, हमारी जो नेटवर्क एक्सपेंशन है वो करेंगे, प्लस हम इनऑर्गेनिक करेंगे। और ये इनऑर्गेनिक की जो हमारी जर्नी है उसमें बहुत ही फिट बैठता है सबर्बन डायग्नोस्टिक। सबर्बन डायग्नोस्टिक 27 साल पुरानी कंपनी है और मोर B2C इसका बिजनेस है। कंज्यूमर फ्रेंचाइजी ब्रांड जो है इसका बहुत स्ट्रांग है मुंबई में, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में। एंड इसीलिए जो हमारी ये स्ट्रेटेजिकली फिट जो वेस्ट की जर्नी है उसमें ये इसको एक्सपेंशन और इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो, उसकी वजह से हमने ये जो एसेट है वो लिया। और इसका जो DNA है हमसे मिलता है, चाहे उसकी B2C कंपोजिशन हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे सर्विसेज हो। सो इसको देखते हुए ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमारे पूरे इनऑर्गेनिक के जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें फिट बैठती है। बात हो रही है नतीजों की, तो टाइटन के नतीजे भी आज आए हैं जिसमें कंपनी को बम्पर मुनाफा हुआ है। कैसे रहे हैं नतीजे, जानते हैं हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला से। विनी, टाइटन के नतीजे आपको कैसे लगे, समझाएं। टाइटन ने Q2 FY22 में काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। देखा जाए तो टाइटन की जो स्ट्रॉन्ग EBIT मार्जिन परफॉर्मेंस है ये टाइम, और उन्होंने बीट की है स्ट्रीट एस्टिमेट और ET Now एस्टिमेट भी अपने EBITDA मार्जिन परफॉर्मेंस में और प्रॉफिट के परफॉर्मेंस में। ओवरऑल रेवेन्यू देखा जाए तो वो काफ़ी इन लाइन है विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्ट्रीट एज वेल एज ET Now। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की वो है 66%, पर मार्जिन्स देखिए तो 650 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन है ये टाइम। 13.3% है EBITDA मार्जिन ओवरऑल कंपनी की वर्सेस 6.8%। प्रॉफिट का भी 3.2 टाइम्स ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट है अराउंड 641 करोड़ पे। तो स्ट्रॉन्ग बीट है ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी की। ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए जो सेगमेंट वाइज है, ज्वेलरी में 64% ग्रोथ है, वॉचेस में 72% ग्रोथ और आईवेयर में 70% ग्रोथ कंपनी ने की है, रिपोर्ट की है ये टाइम अराउंड। नाउ जो कंपनी को बेनिफिट कर रहा है, ज्वेलरी सेगमेंट ने काफ़ी अच्छा किया और उसके अलावा कंपनी ने काफ़ी स्विफ्ट बाउंस बैक देखा है उसके दूसरे अदर सेगमेंट्स में, दैट इज वॉचेस एंड आईवेयर सेगमेंट में भी। और आईवेयर सेगमेंट तो लेवल्स प्री पैंडेमिक लेवल सरपास कर चुका है, तो वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है। ओवरऑल ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी ने हाईलाइट की है कि उन्होंने वेडिंग सेल्स काफ़ी अच्छी देखी है Q2 में कंपेयर टू FY20 और FY21 लेवल्स, तो काफ़ी वो अच्छा है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन है, जो स्टोर एक्सपेंशन वो भी कंपनी का ट्रैक्शन गेन कर रहा है ये क्वार्टर में। और ओवरऑल उनके स्टोर्स है वो काफ़ी फुल्ली ऑपरेशनल है, रिटर्न कर रहे हैं नॉर्मलसी की तरफ, तो वो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस भी दिख रहे हैं। जो एक्साइटिंग है और इंटरेस्टिंग है वो है कि ज्वेलरी EBIT वो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी गई है। ज्वेलरी ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुई है मेनली क्योंकि वो जो देखा जाए इम्प्रूवमेंट जो ओवरऑल ज्वेलरी मार्जिन्स की थी, तो वही ओवरऑल EBITDA परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर रही है। और ज्वेलरी मार्जिन्स की इंप्रूव हुई है क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हुआ है, ये कंपनी ने हाईलाइट किया है। तो ओवरऑल जो कंपनी ने मैनेज किया है काफ़ी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स किए हैं Q2 FY20 में, तो FY22 में। तो देखेंगे क्या टाइटन का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा आगे जाके। शुक्रिया विनी तमाम डिटेल्स के लिए। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति के नतीजे अनुमान से कुछ कमज़ोर रहे हैं। मुनाफे में 65% की कमी रही है और ये 475 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी की आय में करीब 10% की मामूली बढ़त देखने को मिली है। मारुति के चेयरमैन RC भार्गव ने बताया कि चिप की कमी की वजह से करीब 1,16,000 गाड़ियों का प्रोडक्शन नहीं हो पाया है और इस तिमाही के अंत में कंपनी के पास करीब 2 लाख ऑर्डर्स हैं जिसे वो पूरा करने की कोशिश में लगी है। The shortage of the semiconductors and electronic components and the increase in the price of commodities and things on a pretty unprecedented kind of scale has upset all the earlier estimates and expectations of what would happen in this period in the country, in the company.
we did have a small price increase, but nowhere near what the impact was, because we try and keep the burden on customers as low as possible. We do not want to burden them. If the prices go up, we don't want to increase the prices so that the entire burden is passed on, because that will create more problems as we go further. So both of these factors have had a major impact on our results in terms of volumes, in terms of profits, in terms of comparison. लेकिन चलिए यहाँ पर मारुति के नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा भी जुड़ गई हैं। तो सृष्टि, उम्मीद से कमज़ोर रहे हैं नतीजे मारुति के, कैसे देखे जाए इनको? मारुति सुजुकी के नतीजे अच्छे भी कहेंगे और बुरे भी। बुरे इसलिए क्योंकि जो हेडलाइन नंबर्स हैं वो अनुमान से कई कम आए हैं। अगर इनका मुनाफा देखें तो वहाँ पे 65% की साल दर साल गिरावट देखने को मिली है। वहीं मार्जिन्स जो हैं वो 5 क्वार्टर के सबसे निचले स्तर पे आए हैं। 4.1% के इस बार कंपनी ने मार्जिन दर्ज किए हैं, बल्कि हमारा अनुमान था कि जो सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर देखें तो वहाँ पे करीब 1 परसेंटेज पॉइंट की इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती थी। वहीं एबिटा देखें तो वहाँ पे भी 56% की गिरावट देखने को मिली है। पर कंपनी ने पिछली तिमाही में कई सारे प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते साल दर साल अगर देखें तो इनकी आय में करीब 10% की बढ़त जरूर देखने को मिली है। अब मैं इन नतीजों में अच्छा क्या ढूंढ रही हूँ कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको पॉजिटिवली लिया जा सकता है, क्योंकि इस बार जो नतीजों पर असर देखने को मिला है वो 2 कारण से रहा है। पहला, चिप शॉर्टेज की दिक्कतों के चलते वो पूरी तरीके से उत्पादन नहीं कर पाए थे, और दूसरा, इनका ये कहना है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से इनके मार्जिन्स पर हिट पड़ा है। पर क्या आगे चल के भी ये चिंताएं बरकरार रहेगी? तो कंपनी का कहना है कि डिमांड काफ़ी मजबूत है। आगे चल के अभी बीते क्वार्टर के अंत तक इनके पास करीब 2 लाख पेंडिंग कस्टमर ऑर्डर्स पड़े हुए थे, तो आगे चल के डिमांड काफ़ी अच्छी है। वो पूरी तरीके से उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि वो कंपनी नोटिफाई कर रही है कि वो अपना उत्पादन पूरी तरीके से नहीं कर पाएगी। पर मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के नवंबर के महीने में जो प्रोडक्शन नंबर आएगा वो काफ़ी बेहतर होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 1.2 लाख व्हीकल्स जो हैं वो केवल चिप शॉर्टेज की दिक्कतों के चलते वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। पर आगे चल के अगर ये दिक्कत भी सॉल्व होती है तो वो भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी। ईवी को लेकर कंपनी का ये कहना है कि कोई उनके नियर टर्म प्लान्स नहीं हैं, पर उसके अलावा उनके बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी मांग अभी कंपनी देख रही है। सृष्टि, तमाम नतीजों की डिटेल्स हमें देने के लिए। अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे भी आज आए हैं और कंपनी का साल दर साल कंसोलिडेटेड मुनाफा 362 करोड़ से घटकर 212 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि कंसोलिडेटेड आय की बात करें 9,126 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,218 करोड़ पे यह आंकड़ा पहुंच गया है। कंपनी का एबिटा 765 करोड़ रुपए से बढ़कर 882 करोड़ पर पहुंच गया है। कंसोलिडेटेड मार्जिन अगर हम देखें, हालांकि गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। ये सालाना आधार पर 8.4% से घटकर 6.67% हो गया है। नतीजों पर ईटी न्यूज़ स्वदेश से बात की है कंपनी के ग्रुप CFO जोगेशिंदर सिंह ने। सुनिए। We took over the Mumbai airport in August, in July 21, and the operations from the middle of July, and also completed the acquisition of Jaipur, Guwahati, and the Thiruvananthapuram airport as a part of the original 6 bids we had won in 2021. This was completed in October. On the financial notes, total income for the half year rose by 78% to 26,328 crore. In line with the income, EBITDA also grew by 77% to 2,210 crore. The consolidated profit after tax attributable to owners increased by 23% to 484 crore. We also have an announcement in relation to the changes in our governance and board charter. Those changes relate to establishment of a new committee called the Corporate Responsibility Committee, which will act as an audit committee for ESG matters. This committee will be 100% independent directors and chaired by independent director. Further, we have changed the charter of the audit committee
over and above the regulatory requirement of 75% independent, all the audit committees of AEL will be made up of 100% independent directors and chaired by an independent director. This change in the audit committee also applies to any listed vertical of Adani portfolio as well. The main focus around this is that our investment plan for ESG means that even at AEL level, majority of our capex, as announced by our chairman, approximately USD 50 billion to 70 billion will be invested over the next 10 years in relation to the renewable portfolio. Now, 20 billion of that will be invested by our portfolio company Adani Green Energy, but 50 billion of this investment will be in the new development for hydrogen and green metals, which will be three-part investment. We will establish a new vertical for renewables, which would be focused on the green hydrogen, and that will include the entire manufacturing ecosystem, which we will take to about 10 gigawatt total. Currently, about 3.5 gigawatt of cell and module lines are in progress, 1.5 completed, 2 gigawatt under development. Also, all the ancillary work, which is like glass factory, back sheets, aluminium frames, and wind blades, wind turbine, electrolyzers, wafers, ingots, and polysilicon. So this entire ecosystem will be 10 gigawatt each. This will be developed. Secondly, we'll develop the energy infrastructure for producing green hydrogen. That will include power generation, to ability for electrolyzing, and then transportation of hydrogen. Third ecosystem will be to convert this into hydrogen into green products, which will be urea, metals, and the further product chain which will arise from ammonia. चलिए आगे बढ़ते हैं। कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। और पेट्रोल की कीमतें पिछले 5 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, करीब 75% बढ़ोतरी हुई है। एक नज़र डालते हैं साल दर साल बड़े कीमतों पर। साल 2016 में पेट्रोल की कीमत जो है 3 रुपये 29 पैसे बढ़ी है। 2019 के वर्ष में पहली बार 7 रुपये की कमी भी आई, लेकिन 2020 में करीब 18 और इस साल 2021 में पेट्रोल के दामों में करीब 25 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। आपने भी दिवाली की शॉपिंग शुरू कर दी है या नहीं? दुकानों पर होम डेकोरेशन से लेकर लाइटिंग के लिए फिर से ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार आपके दिवाली के डेकोरेशन पर खर्च 20 से 25% बढ़ सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है। दिवाली शॉपिंग के लिए दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन अब समय है आपको अपना घर सजाने के लिए। इस बार घर सजाने में आपको कितना बजट लेकर चलना होगा, दुकानों में क्या क्या आइटम्स अवेलेबल है और इस बार बाजारों की रौनक कैसी है, दिखाते हैं आपको क्या है यहाँ का माहौल। पिछले साल की फीकी दिवाली के बाद इस साल फिर से बाजारों में रौनक है। दुकानों पर ग्राहक लौट रहे हैं और फिर से खरीदारी का रंग जमने लगा है। दुकानदारों का कहना है कि अब पहले के मुकाबले 75% डिमांड लौट आई है। झालरों, कंदील, लाइट लड़ियों के लिए लोगों ने दिवाली से पहले शॉपिंग शुरू कर दी है और वे इस बात से खुश भी हैं कि वे खुद बाजार आकर अपने पसंद की चीजें खरीद पा रहे हैं। वी प्रेफर दुकान पे ज्यादा आके, तो काफी चीजें देखने को भी मिलती है, 2 चीज ज्यादा परचेस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। एक बात अच्छी है कि लॉकडाउन के बाद, मतलब हम लोग लॉकडाउन में भी आए थे तो इतने शॉप्स ओपन नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अभी ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स ओपन है, तो लोगों को खरीदी करने का एक मौका मिल गया है, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। जो हम लोग शॉपिंग करते थे काफ़ी सारी चाइना की चीज़ें मिल रही थी और बहुत रिजनेबल और चीप में मिल रही थी कि हम लोग को जगह भी नहीं थी कि हम लोग मार्केट में घूमें या शॉपिंग करें। नाउ ऐसा है कि मिल रही है पर ढूंढनी पड़ रही है। सब इसके आइटम के भाव बढ़ गए, लेकिन फिर भी थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो रिजनेबल रेट से मिलते हैं। प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने डबल भाव लगाए हुए हैं सारे, और एक्सपेंसिव है और प्राइस भी कम नहीं कर रहे ऊपर से।
शॉपिंग के इस माहौल में भी बढ़ी लागत रंग में भंग का काम कर रही है। लाइटिंग मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक उनकी इनपुट कॉस्ट में 30 से 40% की बढ़त आई है, जिससे मार्जिन पर बुरा असर पड़ा है। आईसी की कमी से भारत में प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। हालांकि चीन से आयात कम होने से मेड इन इंडिया लाइटिंग की भी डिमांड है। वहीं ऑनलाइन मार्केट से भी कंपटीशन बढ़ा है। बढ़ी कीमतें सिर्फ खरीदारों के लिए ही नहीं, दुकानदारों के लिए भी मुश्किल बन रही हैं। जो दिवाली में निकलते लोगों आ रहे एंड प्राइस रेंज बिकॉज मेटल के रेट्स बढ़े हुए हैं, तो आईसीज का ये सब है, तो ऑब्वियसली इट हैज हिट एंड आफ्टर कोविड लोगों के पास उतना स्पेंडिंग पावर नहीं है। सो यस, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। लोग उतना नहीं ले पा रहे जितना पहले ले पा रहे थे। पब्लिक भी पूछते कि इतना भाव अभी क्यों है, ऐसा वैसा, तो हम भी उनको जवाब नहीं दे पाते। फिर भी थोड़ा सा गिराई है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मगर 70% अभी 100 में 100 होना चाहिए। दिवाली के वैकेशन में उतना नहीं है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की इस होड़ में लोग लोकल सर्विस को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। जस्ट डायल के मुताबिक त्योहारी सीजन में ब्यूटी पार्लर, होम अपग्रेड, हाउसकीपिंग सर्विस, पेस्ट कंट्रोल जैसी सर्विस के लिए डिमांड काफी बढ़ी है। कोविड-19 मामले कम होने के साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस फिर से पटरी पर लौट आई है और यहाँ टियर 1 शहरों में डिमांड 94% बढ़ी है और टियर 2 शहरों में 67% ग्रोथ देखने को मिली है। हाउसकीपिंग सर्विस के लिए टियर 1 शहरों में 40% बढ़त है और पेस्ट कंट्रोल के लिए डिमांड 62% ज्यादा है। दिवाली के मौके पर लोग घरों को अपग्रेड करने पर भी खर्च कर रहे हैं और मॉड्यूलर किचन के लिए डिमांड 41% बढ़ी है। फर्नीचर सेगमेंट में भी 54% ग्रोथ देखने को मिली है। इस बार दिवाली पर जेब का खर्च थोड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि जो कीमतें हैं वो थोड़ी बढ़ी हुई हैं। चाहे वो कंदी लेना चाहते हैं आप, चाहे आप झालर लें या किसी भी तरह का घर का डेकोरेशन का सामान लें, कीमतें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि बाहर भी जो कंपनियां हैं वहाँ उनमें भी कीमतें का उछाल देखने को मिला है। जो इनपुट कॉस्ट कहा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन दुकान में लोग वापस लौट रहे हैं, खरीदारी करने के लिए वापस बाजार में लौटे हैं लोग, यानी दुकानदार हो या लोग, सभी के लिए इस बार होने वाली है हैप्पी दिवाली। लेकिन यहाँ पर आपको समझदारी से खरीदारी करनी होगी। हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा से बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑयल और गैस शेयरों में एक्सपोजर बढ़ाया गया है। उनका कहना है कि कमोडिटी कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। 1 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट आपकी कंपनी ने क्रॉस कर लिया है। बताइए हमें किस तरह के फ्लोज चल रहे हैं, हाउ मच ऑफ दिस इज इसके लिए, और आपकी चैनल को भी ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग न्यू संवाद। मार्केट का अगर रुख देखें तो ये एज ऑफ नाउ तो काफी रिटेल ओरिएंटेड है। रिटेल के स्ट्रेंथ से मार्केट काफी होल्ड अप कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट कई महीने में हम देखें तो इंडियन मार्केट्स ने काफी सारी दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स को भी काफी बड़ी तरह से आउट परफॉर्म किया है। और ये कोई FII के बड़े इन्फ्लोज से नहीं हुआ है, ये लोकल म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टमेंट की वजह से सपोर्टेड है मार्केट। तो एज ऑफ नाउ वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो उस तरह से वैल्यूएशन रिस्क थोड़ा है मार्केट में, लेकिन जो रिटेल सेंटीमेंट है वो काफी स्ट्रांग है अभी। अगर हम एक सेक्टर वाइज आउटलुक आपसे लेने की कोशिश करें, जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि क्योंकि अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि एक रिकवरी के साइंस दे रही है, रिफॉर्म्स की तेजी है ये बाजार में, तो कहाँ सेक्टर्स को आप फायदा होता हुआ देख रहे हैं? तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक स्टेप बिहाइंड करके पर्सपेक्टिव लेते हैं। अगर हम कोरोना के बिगिनिंग से देखें तो जो स्टिमुलस वेस्टर्न इकोनॉमीज ने किया है, खास करके फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस, वो इंडिया या डेवलपिंग मार्केट्स जो थी उनसे बहुत ज्यादा किया था। सो फॉर एग्जांपल हम यूएस की बात करें जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूएस ने मॉनेटरी स्टिमुलस तो देखा ही है, हमने ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट कर दिए। 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर की जो फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट है वो इंक्रीज हुई है, तो इतनी लिक्विडिटी थी बाजार में। बट उसके ऊपर ऑलमोस्ट 16% ऑफ जीडीपी का फिस्कल स्टिमुलस भी दिया, इन टर्म्स ऑफ द डेली इनकम एंड इनकम सपोर्ट। तो उसके कंपैरिजन में हम जो थे वो 1 से 2% का स्टिमुलस लेके चले थे, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो जो इनिशियल फेज था आज तक कोरोना का, तो उसमें वेस्टर्न इकोनॉमीज ने बहुत अच्छी तरह से बहुत शार्पली रिकवर किया था बिकॉज ऑफ दिस बिग फिस्कल स्टिमुलस। अब चलिए, तो इस खास बातचीत के बाद वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मनी मंत्रा में आज किस पर हुई है चर्चा, और साथ ही आपको मिलाएंगे हमारे आज के स्वदेश हीरो से। बने रहें हमारे साथ।
आज मनी मंत्रा में हमने बात की मिड कैप और स्मॉल कैप के उतार चढ़ाव से बचने के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स में निवेश पर। आखिर इसमें निवेश करना कितना समझदारी का काम है, साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्यों भारतीय हैं रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे पीछे और कैसे जिंदगी के इस सबसे अहम लक्ष्य को आपको तय करना चाहिए। देखिए मनी मंत्रा में। आप कोई भी निवेश विकल्प को चुने, जोखिम सब में होता है। आपको ये देखना है कि किस निवेश में सबसे कम जोखिम है, क्योंकि अगर रिस्क की बात करें तो सिर्फ बाजार के गिर जाने का ही रिस्क नहीं होता। अगर आप फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में भी निवेश करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, महंगाई का रिस्क होता है। लेकिन मनी मंत्रा के होते हुए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे रिस्क प्रूफ फाइनेंशियल रणनीति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ खास मेहमान भी है। सबसे पहले स्वागत करती हूं बोनांजा पोर्टफोलियो के वाइस प्रेसिडेंट अर्जुन गोयल का, और कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज, जिनका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं अर्जुन। और सबसे पहला मुद्दा ये है कि मिड और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो इस पूरी कैटेगरी में इतनी वॉल्टिलिटी होती है कि निवेशकों को एक तो लालच होता है पैसे कमाने का, इसलिए इसमें निवेश भी करते हैं, लेकिन इसकी चाल को अक्सर समझ नहीं पाते हैं। मैं यहाँ पे एक निवेशक के तौर से सवाल पूछ रही हूँ। पिछले 1-2 साल में हम देखें तो इस कैटेगरी ने आपको उम्दा रिटर्न्स दिए हैं, जो पिछले 4 से 5 सालों में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा, काफ़ी निवेशकों को घाटा हुआ, काफ़ी निवेशकों ने केवल अगर इसी तरह कैटेगरी में निवेश किया था तो उन्होंने अपने हाथ जलाए हैं। अब मुझे बताइए, क्योंकि एक टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह से जो घाटा आपने इतने साल पहले देखा था वो रिकवर हुआ है, और ओवरऑल इस वक्त मौजूदा हाल में स्मॉल और मिड कैप कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? तो कविता जी, आपने बहुत उम्दा सवाल पूछा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत उथल पुथल हो रही है आजकल। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो जनवरी 2018 में एक सीवियर फॉल आया था, जहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप नियरली 40 से 45% करेक्ट किए थे। लार्ज कैप अगर हम देखेंगे उस पीरियड में फॉल किए थे, बट 2019 में रिकवरी आ गई थी। तो जब हम Jan 20 हम बात कर रहे हैं जस्ट बिफोर कोविड, तो दिसंबर 20 तक अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में एक अच्छी फिर भी रिकवरी आ गई थी, बट स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंचे थे, तो 2018 की जो गिरावट वाले स्तर थे। और उसके बाद फिर कोविड आया, वहां पे अगेन स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में वापस 25-30% की गिरावट आई। और फिर हम एक नए सिनेरियो में बात करें, मार्च 20 से जो रिकवरी आई है, और मार्च 20 से जो रिकवरी आई है उसमें भी इनिशियल रिकवरी में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप ने जल्दी रिकवरी दी थी, स्मॉल कैप मिड कैप ने फिर भी अगस्त सितंबर से पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। तो जो निवेशकों का रुझान है स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ, वो पिछले 8-9 महीने में काफी बढ़ गया है। और बोलते हैं फ्रेंजी और फोमो, बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हमने निवेशकों में देखा है। फिरोज, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप निवेश करें या आप किसी फंड में निवेश करें, ये काफी हद तक आपकी जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है, और साथ ही आपने अपने पोर्टफोलियो की किस तरह से प्लानिंग कर रखी है उसके मुताबिक भी आप इस पर कॉल लेते हैं। मुझे ये बताइए, किस तरह के निवेशक को डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना चाहिए, किस तरह के निवेशक को फंड के जरिए इस कैटेगरी में निवेश करना चाहिए? अगर निवेशक के पास ये क्षमता हो कविता जी, जो हर 6 महीने में पूरे अपने स्टॉक्स को रिव्यू कर सके और अर्निंग्स एस्टिमेट्स को इवैल्यूएट कर सके, और उसकी लास्ट 20 इयर्स 10 इयर्स अगर स्मॉल कैप स्टॉक है तो 5 साल की पी की अंदाजा हो, उसकी मीन पी क्या हो, उसकी कैश फ्लोस क्या है, उसकी डिविडेंड पॉलिसी क्या है, पूरा समझने की क्षमता हो तो वो स्टॉक जरूर खरीद सकते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर हफ्ते के एटलीस्ट 8-10 घंटे मिनिमम रिसर्च में लगा सके अपने पोर्टफोलियो के, वो डेफिनेटली स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट और ज्यादातर लोगों के पास ये क्षमता, ये पेशेंस, ये कैपेबिलिटी एनालिटिक्स करने की नहीं होती। इसीलिए स्मॉल कैप फंड्स मैनेज्ड हो, मिड कैप फंड्स मैनेज्ड फंड्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो आपको एक बार डालना होता है, फंड मैनेजर की क्षमता से आप अपने चॉइस कर सकते हैं। सेकेंड है रिस्क की क्षमता। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो रिस्क होती है वो निफ्टी से 4 या 5 गुना ज्यादा होती है। रिस्क का आंकड़ा देखो, अगर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड करूं तो सिर्फ वो 50% ज्यादा रिस्क लेते हैं निफ्टी से,
सो रिस्क लेने की क्षमता अगर बहुत अधिक हो, 3-4 गुना हो निफ्टी से, तो आप 5-10% डाल सकते हैं। और ज्यादातर इन्वेस्टर, 99% इन्वेस्टर ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते, एंड दैट्स व्हेन दे शुड स्टे अवे। कविता जी, अब अगला मुद्दा हम जो ले रहे हैं मनी मंत्रा में वो है रिटायरमेंट का। और फिरोज, आप ही के पास में आऊँगी सबसे पहले। 2021 मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का एक सर्वे हुआ है जहां पर आउट ऑफ 43 अगर देखा जाए तो भारत 40वें पायदान पर है रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर। इस रिपोर्ट में साफ तौर से हाईलाइट किया गया है किस तरह से हमें पेंशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, खासतौर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिटायरमेंट के नाम पर लोगों के पास ना ही कोई इनकम होती है और ना ही कोई कॉर्पस होता है। क्या कहेंगे आप रिपोर्ट के बारे में? बिल्कुल सही रिपोर्ट है ये, हमारी आंखें खोलती है ये रिपोर्ट कि हम 43 में से 40 नंबर पे आते हैं। अगर मैं इसका थोड़ा और इंट्रोस्पेक्ट करूं, इसका कारण देखूं, तो हमारी जो सोशल फैब्रिक है इंडिया की, ये हमेशा ऐसा होता था कि बच्चे पढ़ लिख के बड़े बन के वो पेरेंट्स को सपोर्ट करते थे, तो रिटायरमेंट पे इतनी प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ी है प्रीवियस जनरेशन में। ये जनरली ये साइकिल चलती गई है इंडिया में, क्योंकि किड्स डोंट मूव आउट। तो अब जमाना बदल रहा है, मिलेनियल्स का जमाने में रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू बी फार मोर इंडिपेंडेंट एंड मे नॉट सपोर्ट। तो ये पॉइंट 1 है। काफी सारी इमर्ज्ड मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स भी शामिल होते हैं रिटायरमेंट में और मैंडेटरी होते हैं। अचल, मैं चाहती हूँ कि आप रिपोर्ट को थोड़ा समझाएं, उसके तमाम पैरामीटर्स को भी बताएं जहां पर उन्होंने भारत को आंका है रिटायरमेंट के लिहाज से। जी कविता, तो रिपोर्ट आई है, काफी डिटेल और अच्छी रिपोर्ट है। और अगर हम इसके सार में जाते हैं तो 3 पैरामीटर्स पे इस पूरी रिपोर्ट को निर्धारित किया गया है। एक है एडुकेसी फैक्टर, कि कितना पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे होना चाहिए हमारे पास। हमारे पास हमारी कंट्रीज में क्या क्या प्रोविजन है उन बेनिफिट्स के लिए, तो एडुकेसी एक फैक्टर है। दूसरा एक फैक्टर है सस्टेनेबिलिटी, कि जो भी हमारे डेमोग्राफिक्स हैं, जो भी रिफॉर्म्स हैं, क्या वो सस्टेनेबल है ओवर अ लॉन्ग ईयर। क्योंकि आज अगर मैं अपने पेंशन की तैयारी करता हूं तो जो भी गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं, रिफॉर्म्स हैं, वो अगले मतलब जब तक मैं रिटायर होता हूं या इवन पोस्ट रिटायरमेंट हम बात करते हैं अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो सस्टेन करनी चाहिए। तीसरा है इंटेग्रिटी, गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, कि कल को जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनमें आप पैसा डाल रहे हो, क्या वो रेगुलेटेड हैं, क्या वो पैसा देंगे आपको, क्या उनके ऊपर केस तो नहीं होगा। तो हम बोलते हैं ना सिक्योरिटी, जैसे हमने देखा बैंक्स को डिफॉल्ट होते हुए देखा है, तो अगर रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ इस तरह के केसेस हुए तो जो भी आप कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए वो सब फेल हो जाएगा। तो इन 3 फैक्टर को वेटेज दी गई है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो 40% जो सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है वो एडुकेसी फैक्टर को दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज आपका, अर्जुन आपका इस खास पेशकश में आज हिस्सा लेके दर्शकों को सलाह देने के लिए। चलिए अब बात करेंगे आज के स्वदेश हीरो की। एक दौर था जब भारत में सिर्फ असम तक ही पेट्रोलियम का क्षेत्र सिमटा हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस क्षेत्र में देश ने बड़ा मुकाम हासिल किया और दुनिया में अपना लोहा मनवाया। और इस सेक्टर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बड़ी भूमिका निभाई है, और यही वजह है कि आज हमने बनाया है HPCL को आज का स्वदेश हीरो। देश की महारत्न कंपनी HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड साफ, सस्ता और विश्वसनीय ऊर्जा देने के लक्ष्य के साथ साल 1974 में जिसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक कंपनी अपने उद्देश्य में कामयाब रही। HPCL का पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मार्केटिंग का नेटवर्क काफी मजबूत है, जिसकी देश में 18% से ज्यादा की मार्केटिंग हिस्सेदारी है। आज कंपनी के पास देश भर में 20,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट है, जबकि 44 से ज्यादा विमान ईंधन स्टेशन है। इसके अलावा HPCL देश के 8 करोड़ 73 लाख से ज्यादा LPG ग्राहकों को सेवाएं दे रही है। HPCL का भारत में प्रोडक्शन पाइपलाइनों का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें लगभग 3,775 किलोमीटर के पाइपलाइन नेटवर्क है। कंपनी के प्रमुख शहरों में 14 जोनल ऑफिसेज हैं, जबकि 133 रीजनल कार्यालय हैं।
HPCL के विशाल कारोबार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2020-2021 के दौरान कंपनी की कुल बिक्री 2,59,243 करोड़ रुपए रही और कंपनी ने 18,714 करोड़ का मुनाफा कमाया। करीब 10,000 कर्मचारियों वाली HPCL हमेशा ही पर्यावरण संरक्षण, बेहतर जीवन शैली, सुरक्षित माहौल के साथ व्यापार को प्राथमिकता देती रही है। 5 साल पहले 1 अप्रैल 2016 को मुकेश कुमार सुराना ने HPCL की कमान संभाली। इसके पहले वे HPCL की ही सहायक कंपनी प्राइस पेट्रोलियम लिमिटेड के CEO थे। उन्होंने टीम को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट किया, सकारात्मक और एक साझा दृष्टिकोण अपनाया, जिसका नतीजा ये रहा कि पेट्रोलियम के क्षेत्र में HPCL ने और ऊंचाइयां हासिल की। वही बदलते वक्त के हिसाब से HPCL में भी बदलाव किए जा रहे हैं। सुराना जानते हैं कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर लोगों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए उन्होंने EV चार्जिंग स्टेशन की ओर अपना ध्यान लगा दिया है। अब जल्द ही HPCL 5,000 पेट्रोल पंप पर EV चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना में भी HPCL ने बड़ी भूमिका निभाई। 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन मुहैया कराया गया, जिसके बाद HPCL के LPG उपभोक्ताओं की संख्या में करीब 3.25 करोड़ का इजाफा हुआ। HPCL को FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2020 में ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कंपनी को ICAI अवार्ड, राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार भी मिल चुका है। दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में भी HPCL समय समय पर राष्ट्र हित में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। राष्ट्र के पेट्रोलियम उत्पादों की रिफाइनिंग में HPCL की मजबूत पकड़ है और यही वजह है कि आज HPCL देश का गौरव है। यही वजह है कि आज ET Now स्वदेश ने 50 साल से देश को सेवाएं दे रही इस महारत्न कंपनी को स्वदेश हीरो चुना है। ET Now स्वदेश। चलिए तो HPCL की कहानी को विस्तार से और समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं HPCL के चेयरमैन मुकेश कुमार सुराना जी। स्वागत है आपका मुकेश जी स्वदेश आर में। साफ तौर से पहला सवाल चुनौतियों को लेकर होगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान कई सेक्टर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये बताएं हमें, HPCL को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कितना कठिन समय आपने देखा? नमस्कार। सबसे पहले तो ET Now स्वदेश को एक नए चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे विश्वास है कि आपकी चैनल के जरिए लोगों को सही जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को भी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। यदि मैं अपनी कंपनी पर आऊं तो पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, जैसे आप सभी को मालूम है। लेकिन एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस थे। उसके 2 कारण थे। एक तो जहाँ पर जो नॉर्मल इकोनॉमी की सिचुएशंस थी, जिसमें डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, उसका सबसे ज़्यादा असर एनर्जी सेक्टर पे पड़ा था। और दूसरी चीज़ ये थी कि एनर्जी सेक्टर में अलग अलग प्रोडक्ट्स पर उसका प्रभाव अलग अलग तरीके से पड़ा था। जैसे LPG, चूँकि लोग सब घर में थे, लॉकडाउन में थे, तो LPG की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। लेकिन पेट्रोल और डीजल क्योंकि लोग मूव नहीं कर रहे थे, इसलिए उसकी डिमांड बहुत कम हो गई थी। सिमिलरली चूँकि लोग हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं कर रहे थे, इसलिए हवाई जहाज़ का जो ईंधन रहता है, जो ATF रहता है, उसकी भी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। लेकिन जब हम क्रूड को प्रोसेस करते हैं रिफाइनरी में, तो सभी प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये एक बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन ये थी कि जो क्रूड वगैरह के हम जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो क्रूड खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, उसकी जो पेमेंट टर्म्स रहती है वो 30 दिन या 60 दिन ऐसे रहती है। और उसका एक मनी रोटेशन होता है कि जो मनी कलेक्शन होता है, जो डे टू डे बेसिस पे होता है। लेकिन अप्रैल महीने में उसमें एक डिसरप्शन आ गया था, कि जबकि डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी में भी एक डिफरेंस आ गया था, और चूँकि ये काफ़ी बड़ी मात्रा रही थी, इसका भी एक डिसरप्शन था। तीसरी चीज़ ये थी कि जो रिफाइनरीज, जो डिपो, टर्मिनल वगैरह जो हैं, जो कंटिन्यूस बेसिस पे चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम पेट्रोल पंप नेटवर्क की बात करते हैं, जिसको बढ़ाने पर आपका फोकस रहा है, और पता चला है कि 18,000 से कुछ ज़्यादा पेट्रोल पंप अब HPCL के पास हैं। तो इसको लेकर आपकी विस्तार योजना क्या है? नहीं, अभी 19,000 हो चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए। हम हमारे रिटेल नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि मार्केटिंग HPCL का एक शुरू से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है।
हमारी ये कोशिश है कि नेक्स्ट 4 या 5 साल में ये 25,000 तक पहुंच जाएगा 2025 के पहले। और अभी इस साल ही हम उसमें 1,500 पेट्रोल आउटलेट ऐड करने वाले हैं और अगले सालों में भी करीब मिनिमम 1,000 आउटलेट और इसमें ऐड होंगे। तो हमारे हिसाब से हमारा प्लान है कि ये 25,000 के करीब हो जाएंगे। दूसरा, जो आपने GRM का बात किया, चूँकि पिछले कुछ दिनों पहले पेट्रोल और डीजल के क्रैक्स बहुत कम थे। आपने देखा होगा कि ये $2-2.5-3 के आसपास तक आ गए थे। सिंगापुर GRM जो बेंचमार्क GRM है वो भी नेगेटिव हो गया था। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, आज की तारीख में इसमें बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के क्रैक्स $9-10 के करीब पहुंच गए हैं, डीजल के क्रैक्स तो करीब $12 के करीब चल रहे हैं। $2 या $3 का पेट्रोल और डीजल का क्रैक्स किसी भी तरीके से सस्टेनेबल क्रैक नहीं रहता रिफाइनरी के इफ़िशिएंट और प्रॉफिटेबल ऑपरेशन के लिए। तो उससे जो ये क्रैक्स में बढ़ोतरी हुई है, उससे GRM में भी सुधार हुआ है और आज की तारीख में स्पॉट GRM जिसको हम कहते हैं सिंगापुर के, वो करीब $5 से ऊपर चल रहे हैं। लेकिन साथ ही ये बताएं कि कोविड के चलते पेट्रोल डीजल समेत दूसरे फ्यूल्स की डिमांड और सप्लाई में काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। अब कोविड SOP में काफ़ी ढील तो दे दी गई है, लेकिन आपको क्या लगता है स्थिति कब तक नॉर्मल हो पाएगी? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, पेट्रोल तो अभी प्री पेंडेमिक लेवल के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है और 2019 के मुकाबले में अभी करीब 7 से 8% ऊपर है पेट्रोल। डीजल जो था वो थोड़ा नीचे चल रहा था, वो करीब 91-92% के करीब था प्री पेंडेमिक लेवल पे से, लेकिन उसमें भी अभी बढ़ोतरी हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द ईयर तक ये प्री पेंडेमिक लेवल पहुंच जाएगा। ATF अभी करीब 60-65% के करीब चल रहा है प्री पेंडेमिक के लेवल के, लेकिन जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं ट्रैवल के लिए, अभी मेरे ख्याल से थोड़े दिन में इंटरनेशनल ट्रैवल भी काफ़ी खुल जाएगा, उससे ATF की डिमांड में भी बढ़ोतरी होगी, जो आप अभी देख भी रहे हैं कि एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ होने लगी है। लेकिन मुझे लगता है कि ATF की डिमांड को प्री पेंडेमिक लाने में करीब वक्त लगेगा और वो मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक ना पहुंच पाए। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है पेट्रोल, डीजल, LPG इसकी डिमांड प्री पेंडेमिक लेवल पे इसी साल के एंड तक पहुंच जानी चाहिए। तो अब HPCL काफ़ी तेज़ी से अपना एक्सपेंशन कर रहा है और कई रिफाइनरीज में भी काम चल रहा है। इसको लेकर आगे आपकी प्लानिंग क्या है, कुछ इसके बारे में बताएं। जो मुंबई रिफाइनरी है उसका एक्सपेंशन था 2 मिलियन टन से, मतलब 7.5 से 9.5 मिलियन टन तक। वो एक्सपेंशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें यूनिट्स ऑलरेडी कमीशन हो गई हैं और स्टेबलाइजेशन फेज़ में है। वाइजैक रिफाइनरी की जो यूनिट्स हैं उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक एक्सपेंशन यूनिट्स है और एक बॉटम अपग्रेडेशन जिसको रिसिट अपग्रेडेशन बोलते हैं। जो एक्सपेंशन यूनिट्स हैं वो इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाएंगी और जो रिसिट अपग्रेडेशन यूनिट है वो अगले साल मतलब 2022 के अंत तक कंप्लीट होगी। और जो राजस्थान रिफाइनरी है उस पर काम तेज़ी से चालू है, वो 2023-24 में खत्म, फाइनेंशियल 23-24 के अंत तक खत्म होना चाहिए। मुकेश जी, आखिरी सवाल, देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का ज़माना आ रहा है और उम्मीद है कि इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी भी होती हुई दिखाई देगी। तो इस नई एनर्जी को लेकर HPCL की भूमिका लिहाज से मुझे बताएं कि आने वाला वक्त कैसा रहेगा। देखिए, EV जो है एक नई टाइप की एनर्जी डिस्पेंसिंग सिस्टम है मोबिलिटी के लिए। ई मोबिलिटी एक नया तरीके का एनर्जी रिसोर्स है और उस पर अभी थोड़ा काम हो रहा है। अभी ये एक इनिशियल स्टेजेस है और इसको प्रॉपर पेनिट्रेशन में भी थोड़ा वक्त लगेगा, स्पेशली इंडिया में। लेकिन HPCL क्योंकि एक एनर्जी कंपनी है, हम चाहते हैं कि जो भी नई तरीके की एनर्जी आए उसमें हम अपना हिस्सा रखें और उसको आगे बढ़ाने में पूरी मदद करें, ताकि कस्टमर्स को सभी ऑप्शंस रहें वो जिस तरीके की भी एनर्जी यूज़ करना चाहें। अभी आज की तारीख में हमारे करीब 100 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स पे EV चार्जिंग फैसिलिटी है और हम इसको 5000 तक ले जाना चाहते हैं अगले 3 या 4 साल में। इसके लिए हमारे काफ़ी सारी कंपनियों से संबंध हैं, उसमें टाटा पावर भी एक हमारा उनके साथ एक MOU है और जिसमें टाटा पावर भी एक देश की बड़ी कंपनी है, पावर सप्लाई में EV चार्जिंग में अपना उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं
और वो एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट भी है। बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ आपकी तमाम विस्तार योजनाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। और इसी के साथ स्वदेश आर में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए 18 न्यूज़ स्वदेश के साथ। नमस्कार। All these stocks will really gain in the second stage of the bull market. See, public sector basically is technically the problem is the government not having a very well defined disinvestment program. So, all these things are not liked by the market and therefore there is uncertainty.